सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने। बच्चों, अब तक आपके यूनिट टेस्ट चल रहे थे और पिछले जो आपने चैप्टर कर लिए हैं वो चैप्टर तो आपके आएंगे ही। अब आगे के जो चैप्टर हैं जो कट चुके हैं उनको छोड़कर विदाई संभाषण में आप लोगों को पहले करवा चुकी थी, लेकिन विदाई संभाषण जो है आपके सिलेबस में से काट दिया गया है। इसलिए मैं आपका जो है अगला पाठ, 5वां पाठ, शेखर जोशी द्वारा लिखा हुआ गलता लोहा, ये लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, पाठ जो है वो इस प्रकार है। जो शेखर जोशी जी हैं जिन्होंने इस पाठ को लिखा है वो हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। और शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ था। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अपने रंग ढंग की कहानियाँ लिखी, लेकिन धीरे धीरे जो है इन्हीं कहानियों से मिलती जुलती अनेक कहानियाँ लिखी जाने लगी। और जिन्होंने हिंदी कहानी को नया मोड़ दिया, इस मोड़ को नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। और शेखर जोशी जी की कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए इन्हें जो है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कहा जाता है। शेखर जोशी जी की कहानी संग्रह में कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार, ये कहानियाँ इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। प्रमुख इनके शब्दचित्र संग्रह एक पेड़ की याद है। शेखर जोशी जी की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में लिखी हुई सामाजिक यथार्थ के सूक्ष्म बिंदुओं पर प्रकाश डालती है। उनकी भाषा में एक प्रवाहमयता और रोचकता है। और गलता लोहा जो कहानी है, उस कहानी में वातावरण को प्रस्तुत करने में भी भाषा जो है पूर्ण सक्षम दिखाई देती है। जैसे कई जगहों पर जो है इसके अंदर, पाठ के अंदर जो है शब्द प्रस्तुत हुए हैं, इनमें कुछ शब्द उनकी भाषा के जो है तत्सम, तद्भव और देशज शब्द भी प्रस्तुत किए गए हैं, डाले गए हैं इसके अंदर। तो शेखर जोशी जी की जो शैली है वो बहुत ही रोचक और वर्णन प्रधान है। कहीं कहीं शैली में जो है संवादात्मकता, यानी कि संवाद का रूप लिए हुए भी है उनकी जो कहानी है। और इसमें जो है कहानी को गति मिलती है, क्योंकि लगता है कि जैसे बातचीत आपस में हो रही है। तो शेखर जोशी जी की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल, सहज, प्रवाहमयी और प्रसंग अनुकूल है। तो जो शेखर जोशी द्वारा लिखित जो कहानी है गलता लोहा, तो ये कहानी बच्चों एक ऐसी कहानी है जो कि हमें बताती है, एक पेश करती है नमूना कहानी कला का, जो कि समाज के जातिगत विभाजन पर जो है कई कोणों में से टिप्पणी करने वाली ये कहानी उदाहरण देती है। किस बात का उदाहरण देती है? इस कहानी में लेखक ने जातिगत आधार पर जो झूठे भाईचारा जो है उसको खोखला साबित करते हुए मेहनतकश लोगों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। इस कहानी का जो संक्षिप्त सार जो है वो मैं आज आपके सामने रखूँगी। कहानी को पूरा तो नहीं पढ़ूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी इस कहानी का संक्षिप्त सार, जिसमें कि एक ब्राह्मण युवक किस प्रकार से, किन परिस्थितियों के चलते जो है वो एक ऐसी मनोदशा तक पहुंचता है जहां पर उसके लिए जो है कि जातीय अभिमान जो है बेमानी हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा बच्चों, पहले समय में, प्राचीन काल में जो है 4 प्रकार की जातियों को 4 प्रकार से बांटा गया था। ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, और जो आपकी आती है क्षत्रिय जाति और शूद्र जाति। इन 4 उस पर जो है आधारित थी हमारी जाति का विभाजन किया गया था। ब्राह्मणों का कार्य होता था पढ़ना लिखना और दूसरों को शिक्षा आदि देना, या पुरोहिताई का काम करना, पंडितों का काम करना, ये काम ब्राह्मणों का हुआ करता था। और जो वैश्य जाति होती थी वो काम करते थे व्यापार आदि का, कि व्यापार करने के लिए जो है उनको छूट मिली हुई थी। जो भी जिस भी प्रकार के व्यापार होते थे वो वैश्य जाति करती थी। क्षत्रिय जाति जो है वो राजनीति का कार्य संभालती हैं और राजा बनना या राजाओं का राजकाज संभालना, इस प्रकार के कार्य क्षत्रिय जातियों के थे। और शूद्र जाति जो है वो
नीच जो है काम किया करती थी, यानी कि साफ़ सफाई का या लोगों के घरों में जो है गंदगी को साफ करना, इस प्रकार का जो है कार्य शूद्र जाति का होता था। पहले समय की जो ये जाति पर आधारित जो ये दिखाया गया है कि कैसा जो है एक व्यक्ति, एक बच्चा जो कि हर प्रकार से मेधावी है, कुशल है, कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन बावजूद उसके जो है उसको उसके हालात जो हैं ऐसा बना देते हैं कि वो जो है इन चीज़ों को जो है परे कर देता है, यानी कि जातियों पर जो आधारित जो कार्य है उनको जो है झुठला देता है। और ये जो है एक जो कहा जा सकता है कि मोहन का जो व्यक्तित्व है वो जातिगत आधार पर जो निर्मित झूठे भाईचारे की जगह पर जो है एक मेहनतकश और एक सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है, मानो कि लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब लोहा कौन है? यहाँ पर शेखर जोशी ने लोहा बताया है मोहन को, कि मोहन किस प्रकार से जो है एक नए आकार में परिवर्तित हो जाता है। मोहन जो है वो क्या है? एक निर्धन पुरोहित, पुरोहित कहते हैं पंडित को, एक निर्धन पुरोहित वंशीधर का बेटा है। पुरोहित जो है वो अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का जो है पालन पोषण करने में इतना समर्थ नहीं था, इसलिए उसकी सारी आशाएं किससे लगी हुई थी? मोहन से लगी हुई थी। तो मोहन से वो जो है बहुत उम्मीद लगाए हुए था कि एक दिन मेरा बच्चा बड़ा होकर जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरे घर के अंदर जितनी भी गरीबी है और जितने भी प्रकार की अभाव हैं उन सबको दूर कर देगा। मोहन बचपन से ही एक कुशाग्र बुद्धि बालक था। स्कूल के जो मास्टर जो होते हैं उसमें मास्टर का नाम है त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह मास्टर का कहना था कि मोहन जो है वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और वो स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो प्राइमरी स्कूल पास करने पर जो है उसको छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि उसको स्कॉलरशिप मिलता है, और इस स्कूल से मिली हुई छात्रवृत्ति ने मोहन को एक मेधावी छात्र जो है घोषित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि वह जो है उसको जो अगर छात्रवृत्ति मिली है तो इसका मतलब सचमुच में वो जो है बहुत ही होशियार बच्चा है। तो मोहन के पिता वंशीधर जो है उनकी मन की इच्छा है, उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने उसे आगे पढ़ाने का जो है प्रयास शुरू कर दिया। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में जो नदी पड़ती थी वो भी समस्या बन जाती थी। अब आपको पता है कि 2 मील चलकर जब नदी पर जो है पहुंचता है तो उस समय में नदियों के अंदर जब उफान आता था तो नदी जो है खूब आगे जो है ऊपर तक आ जाती है, उसका पानी, उसका बहाव। तो ये जो है मौसम, रास्ते में जो बरसात के दिनों में जो नदी थी वो समस्या बन जाती थी। इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के जो पिता ने नदी के पार के गांव में अपने एक यजमान के यहाँ पर मोहन का रहना तय कर दिया। मोहन के पिता ने सोचा कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, होशियार है, अगर मैं इसको पढ़ाऊँगा नहीं तो ये बड़ा आदमी बनेगा कैसे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर, अपने यजमान के यहाँ पर जो कि नदी के पार उस गांव में रहते थे, वहीं पर ही उसको छोड़ दिया कि वो वहीं पर रहे और वहीं पर पढ़े, ताकि हर रोज़ की आने जाने से जो है उसको क्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो उसके पश्चात जो है मास्टर जी ने क्या किया, मास्टर जी बोलते हैं जो उसके पिता जो हैं वंशीधर, वो उन्होंने उसके भविष्य को लेकर जो है वो चिंतित रहते थे। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि इन समस्याओं को देखते हुए जब मोहन के पिता ने नदी के पार अपने यजमान के यहाँ पर छोड़ा, लेकिन एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले वंशीधर मोहन को घर ले आए। इसके बाद जो है उन्होंने देखा कि भी बच्चा जो है नदी के अंदर से निकल कर आया, नदी में उफान आ गया, तो अगर इसी तरह से आएगा तो वो ना हो एक ना एक दिन कोई घटना घटित हो जाए, तो कोई दुर्घटना घटित हो जाए। इसके बाद वे अपने जो है पुत्र को के भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहने लगे। एक दिन जो है उनकी ही अपनी बिरादरी का, यानी कि ब्राह्मण जाति का ही, पुरोहित बिरादरी का ही एक युवक था, उसी गांव का रहने वाला, जिसका नाम था रमेश। रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था और वह लखनऊ में नौकरी करता था। तो मोहन के पिता ने मोहन की आगे की पढ़ाई की चिंता जो है उसके सामने रख दी। रमेश ने अपने जो पुरोहित वंशीधर थे
उनको जो है न केवल सांत्वना दी बल्कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज देने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप चिंता मत करो, और मोहन वैसे ही होशियार बच्चा है तो मैं इसे जो है अपने साथ लखनऊ ले जाता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। उसने मोहन को ठीक प्रकार से रखने और पढ़ाने का आश्वासन दे दिया। अब मोहन जो है उनकी पढ़ाई जो है वो पिता को लगा कि भी अब सचमुच में बहुत अच्छा होता है, यही अपनी बिरादरी का फ़र्क होता है, अपनी बिरादरी का जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उनको अपनी बिरादरी पर बड़ा गुमान था। अब लखनऊ पहुंचने पर रमेश ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया था उसको पढ़ाने का, मोहन को पढ़ाने का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की जो महिलाएं थी, यानी कि रमेश के घर की जो महिलाएं थी, घर में जो भी उसके पत्नी, उसकी माँ और उसके और भी जो आसपास के लोग थे, औरतें जो थी, वो सारा दिन जो है उसे काम में व्यस्त रखती थी। अब उनको तो लगता था कि गांव से आया हुआ ये भोला भाला बच्चा है, ये क्या मना करेगा किसी काम को। तो घर की महिलाएं जो थी वो उसे सारा दिन काम में लगाए रखती थी। रमेश ने उसे घर में एक नौकर के समान रखा और उसका दाखिला जो है साधारण से स्कूल में करा दिया। यानी कि ये भी हो गया कि भी हाँ पढ़ा रहे हैं, और ये भी हो गया कि भी किसी प्रकार से जो है उसको कोई दिक्कत ना हो, और उसको जो है एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जो है रख दिया, और साथ साथ उससे घर का काम भी लेते रहे। सारा दिन घर का काम करते रहने के कारण जो है मोहन थक जाता था और पूरी तरह पढ़ नहीं पाता था। इस प्रकार से गांव का जो वो मेधावी छात्र था मोहन, वो सामान्य बालक बनकर रह गया। कहाँ तो वह गांव में बहुत ही होशियार और मेधावी समझा जाता था, और कहाँ पर अब जो है वो किसी भी काम का नहीं रहा। यानी कि अब जो है वो बिल्कुल अपने शहर के अंदर आकर जो है वो एक साधारण सा बच्चा बनकर रह गया। अब बात यहाँ आती थी, इस प्रकार जो है गांव का जो मेधावी छात्र था वो सामान्य बालक बन गया, उसका गांव से नाता लगभग टूट गया। उसने अपने माता पिता को भी अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, मोहन को ऐसा लगता था कि अपने पिता को बताएगा तो जिस आशा से पिता ने शहर में भेजा है पढ़ने के लिए, अगर ये बातें सुनेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, तो इसीलिए वो दुखी ना हो, और तो ये सब बातें बताकर वह उन्हें दुखी करना नहीं चाहता था, तो वो उसने बताई नहीं। मोहन 8वीं कक्षा की जो है पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव आया हुआ था, और जब वह वापस लखनऊ लौटा तो उसने सोचा कि शायद मुझे और आगे पढ़ाने के लिए किसी बड़े स्कूल में डाला जाएगा। लेकिन इसके विपरीत उसको ये अनुभव हुआ कि रमेश और उसके परिवार के सदस्य उसको आगे पढ़ाने के हक में नहीं हैं। तो आगे पढ़ाने के लिए जो है वो उसको जो है नहीं चाहते थे कि भी वो जो है किसी प्रकार से आगे पढ़े और आगे की पढ़ाई के लिए जो है वो कॉलेज वगैरह में जाए या किसी बड़े स्कूल में जाए। जब वह लखनऊ वापस लौटा, जब उसे लगा कि रमेश और उसके परिवार के लोग जो हैं उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, और उनका मानना था, यानी कि उन्होंने ये तर्क दिया रमेश के परिवार वालों ने कि पहले से ही बहुत BA MA पढ़े हुए बेरोज़गार मारे फिर रहे हैं, तो मोहन पढ़ाई लिखाई कर आगे कौन सा तीर मार लेगा। इसलिए मोहन को कोई ना कोई हाथ का हुनर सिखा देना चाहिए, हाथ का ही कोई काम सिखा देना चाहिए। इसलिए रमेश ने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती कर दिया। तकनीकी स्कूल जहाँ पर जो है पढ़ाई करवाई जाती है, एक ऐसे स्कूल के अंदर जो है उनको डाला जाता है जिससे कि हाथ का काम सिखाया जाता है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह का काम सिखाया जाता है। तो एक ऐसे टेक्निकल उसको वर्क सिखाने के लिए जो है तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। उसकी दिनचर्या तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सारा दिन घर का काम करता और पढ़ाई के लिए जो है उसे अवसर मिलता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के अंदर जो है जगह ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार से काम मिल जाए। अब जो है यहाँ पर उसको क्या लगा कि जिस जगह पर वो पढ़ रहा है, जो तकनीकी जो उसने शिक्षा प्राप्त की, अब उस शिक्षा पर जो को प्राप्त करने के बाद अब वो चाहता था कि किसी कारखाने में या फैक्ट्री में उसे नौकरी मिल जाए, और नौकरी के लिए वो उसमें चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार से गांव का जो मेधावी मोहन था उसका भविष्य शहर में आकर एकदम चौपट हो गया। मोहन के पिता को जब इस वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। समय बीतने के साथ साथ मोहन वापस अपने गांव चला गया।
तो कहते जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन जो है वापस जब अपने गांव में आकर रहने लगा, तो एक दिन मोहन जो है अपने खेत के किनारे की जो कांटेदार झाड़ियां थी उनकी काट छांट करने के उद्देश्य से जब वो घर से निकला, तो उसने देखा कि उसके हंसुए की धार जो है वो कुंद पड़ गई है। कुंद का मतलब क्या होता है कि जो धार होती है वो मोटी हो गई है, यानी कि तेज़ धार नहीं रही, वो कहीं से उखड़ सी गई है। तो उसने जो है उसकी धार लगवाने के, जो हंसुआ समझते हैं, हंसुआ होता है घास काटने का औज़ार, जो दराती जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं। तो वह जो है कहीं से जो है घस हो गई है, ख़राब सी हो गई है, तो उसको धार लगवाने के उद्देश्य से वो घर से निकलता है। उसकी तेज़ धार करवाने के लिए वह अपने बचपन के सहपाठी धनराम लोहार के ऑफ़र पर चला गया। धनराम जो था वो गांव की शिल्पकार जाति से संबंध रखता था। धनराम जो था वो बचपन का उसका दोस्त भी था, बचपन में उसका सहपाठी रहा। तो धनराम लोहार का बेटा था, इसलिए ब्राह्मण जाति को, यानी कि मोहन को बहुत मानता था वो। और मोहन जो था वो पुरोहित जाति का था। ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों के साथ मिलना जुलना जो है उस समय में उचित नहीं माना जाता था। तो मोहन ये सब बातें जानते हुए भी धनराम के ऑफर पर, यानी कि जिस स्थान पर लोहार का वो काम करता है उस स्थान पर वो जाता है और जाकर जो है उसके पास काफ़ी देर बैठा रहता है। मोहन के हंसुए की तेज़ धार करने के बाद धनराम लोहे की एक मोटी छड़ की गोलाई जो है वो मोड़ने लगता है। उसको लगता है कि भी यहाँ पर उसके हाथ में जो एक मोटी सी छड़ थी, उस छड़ को जो है गोलाई में मोड़ना चाह रहा था, किंतु सफल नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक मोहन जो है अपनी जगह से उठता है और उस लोहे की छड़ को पकड़कर एक जगह पर टिका देता है, उसको स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर उसने बड़ी ही नपी तुली हुई चोट जो है उस लोहे पर देकर मारी। और उसके बाद उसने अपने हाथों में धोंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करके निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को एक सुघड़ और गोल रूप दे दिया। अब वो तकनीकी शिक्षा तो प्राप्त किए हुए था, तो उसका असर तो था ही। तो इसलिए उसने जो है जो गोलाई धनराम यानी कि लोहार का बेटा होते हुए वो धनराम नहीं कर सका, वो काम जो है किसने कर दिया, उस बच्चे ने कर दिया। यानी कि एक पुरोहित के बच्चे ने, एक पंडित के बच्चे ने उस लोहे को जो है गोल रूप दे दिया। और यह सब इतनी तेज़ी से हुआ कि धनराम जो है एकदम हैरान होकर खड़ा रहा। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के भट्टी के पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन जो है बड़े संतुष्ट भाव से वो अपने लोहे के गोले को बड़ी ही त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। यानी कि मोहन तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि देखो मैंने जो है धनराम से अच्छी गोलाई कर दी, लोहे को गोल रूप दे दिया। और उधर से धनराम ये सोचकर हैरान था कि ये क्या हुआ, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है और इसको तो शिक्षा दीक्षा में आगे होना चाहिए और ये तो लोहे का काम भी करना जानता है। तो उसकी जो है इस प्रकार से भट्टी के आगे बैठकर जो उसने लोहे को गोलाई दी उसको देखकर धनराम हैरान रह गया और मोहन जो है बड़े संतुष्ट भाव से ये जानना चाहता था कि क्या उसने गोलाई धनराम से अच्छी की या नहीं। तो उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यहाँ पर जो है सर्जक का मतलब होता है जो निर्माण करता है, बनाने वाला होता है उसको। तो कहते हैं कि एक सर्जक की चमक थी और वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। यानी कि उस समय उसके मन में कहीं पर भी ये नहीं था कि वो एक पुरोहित का बेटा है और उसको जो है ये काम नहीं करना चाहिए, उसको जो है इस शिल्पकार के जो है दुकान पर जो है खड़े होकर इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आई। उसने तो बस क्या किया, एक पूरी तरह से उस गोलाई का जो लोहे का जो एक ठोस टुकड़ा था, उस ठोस टुकड़े को जो है गर्म करके ठोक पीट कर जो है उसे एक आकार दे दिया, गोल आकार दे दिया। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि मोहन की जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, धनराम की जो प्रतिक्रिया थी मोहन के प्रति, वो असमंजस में डालने वाली थी। और जिस प्रकार से कहानीकार शेखर जोशी ने उस समय में जातिगत विभाजन के ऊपर जो टिप्पणी की है वो सचमुच में एक बहुत ही श्रेष्ठ जो है टिप्पणी है और एक बहुत ही श्रेष्ठ कहानी बन पड़ी है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जाति में बंधा हुआ नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने कार्य कुशलता के दम पर किसी भी जाति के हों बहुत अच्छे से जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शायद दिमाग पढ़ाई लिखाई में चल सकता है, लेकिन उनको जो है मजबूरी वश जो है ऐसे कार्यों में पड़ जाना पड़ता है जो कि उनके
मतलब का काम नहीं था। तो इस प्रकार से ये कहानी आपने सुनी गलता लोहा। तो शेखर जोशी जी की ये कहानी गलता लोहा आप अपने इसका संक्षिप्त सार तो यहाँ से सुनेंगे। अपने अपने पुस्तकों में भी आप इसको पढ़ लें। आपको किसी भी प्रकार से किसी शब्द में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो या समझ नहीं आ रहा हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। मैं आपको उसका अवश्य उत्तर दूंगी। तो जब तक के लिए बच्चों मैं आपके इसके पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर नहीं आती, तब तक जो है आप इस कहानी को पढ़ लें और समझ लें ध्यान से और जान लें कि इस कहानी में क्या है। तो हम दोबारा जल्दी मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ और कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। हाँ, जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए और समझने के लिए। शुक्रिया।